ऑडियो बुलेटिन सिमना न्यूज 21 जून सोमवार। मैं हूँ गुलफ्त अंसारी। इस ऑडियो बुलेटिन में आप सुनेंगे देश और दुनिया समेत खेल व मनोरंजन जगत के खास समाचार। कोरोना वायरस के केस को कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की नायाब तरकीब, टेस्ट होंगे कम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रशासन से कोविड-19 की जांच को धीमा करने को कहा है, क्योंकि संक्रमण के बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ट्रंप ने चुनाव प्रचार रैली में अपने समर्थकों से कहा है कि अमेरिका ने 2.5 करोड़ लोगों की जांच की है, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत ज्यादा है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि इसका बुरा पहलू यह है कि व्यापक स्तर पर जांच किए जाने से वायरस संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उस हद तक जांच की जाती है तो आप अधिक मरीजों का पता लगाने की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने हमारे लोगों से कहा है कि कृपया जांच को धीमा कर दें। ट्रंप ने 110 दिनों में अपनी पहली रैली करने का फैसला किया, जबकि स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह आशंका जताई कि इससे टुल्सा में कोविड-19 का संक्रमण और बढ़ सकता है। रैली में मौजूद ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहना था। गौरतलब है कि जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के आंकड़ों के मुताबिक इस महामारी से अमेरिका में अब तक 1,20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत को झटका देने की तैयारी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जाने क्या है मामला। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और अब तक 86 लाख से अधिक लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से सबसे अधिक अमेरिका तबाह हुआ है। यहाँ अब तक 22 लाख से अधिक लोगों में संक्रमण फैल चुका है। कोरोना से सबसे अधिक संक्रमित चौथा देश भारत भी बन चुका है। खबर है कि ट्रंप बहुत जल्द H-1B, L-1 समेत अन्य वीजा को रद्द कर सकते हैं। ट्रंप ऐसा फैसला इसलिए ले सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप से तबाह अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी है। अब वैसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप अपने नागरिकों की नौकरी बचाने के लिए वीजा को रद्द करने के आदेश पर जल्द हस्ताक्षर कर सकते हैं। बताते चले कि H-1B वीजा रद्द होने से प्रभावित देशों में भारत सबसे आगे है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर इस वीजा की सबसे अधिक मांग करते हैं। यह वीजा अमेरिकी कंपनियों को विदेशियों की नियुक्ति का मंजूरी देता है। अगर वीजा रद्द कर दिया जाता है तो इसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा। नेपाल के नागरिकता प्रस्ताव में हुआ संशोधन, भारत पर भी पड़ेगा इसका असर। नेपाल की संसद की प्रतिनिधि सभा की राज्य व्यवस्था समिति ने नागरिकता कानून में संशोधन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया है। नए प्रस्ताव के तहत नेपाली पुरुषों के साथ विवाह करने वाली विदेशी महिलाओं को शादी के बाद नेपाल की नागरिकता पाने के लिए 7 साल का लंबा इंतजार करना होगा। हालांकि समिति से अधिकतर सदस्यों ने इस प्रस्ताव को सहमति दे दी है, लेकिन देश की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस और कुछ अन्य पार्टियों ने इस विवादित संशोधन प्रस्ताव का विरोध किया है। नेपाली नागरिकता यानी अंगीकृत नागरिकता पाने के लिए विदेशी महिलाओं को 7 साल बाद अपनी पुरानी नागरिकता त्यागने का प्रमाण या उससे जुड़ा प्रमाण पत्र दिखाना होगा। ये कानून भारत सहित सभी विदेशी महिलाओं पर लागू होगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, सैटेलाइट इमेज का दिया हवाला। लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद हमलावर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें सैटेलाइट इमेज के हवाले से दावा किया गया है कि चीन के पेंगोंग झील के पास भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। राहुल गांधी का ताजा हमला ठीक उसके बाद आया, जिसमें उन्होंने जापान टाइम्स के एक आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखा था कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी हैं। अपने दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा, न कोई देश में घुसा, न ही हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया, लेकिन सैटेलाइट फोटो साफ दिखाती है कि चीन ने पेंगोंग झील के पास भारत माता की पावन धरती पर कब्जा कर लिया है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लद्दाख में भारत की सीमा में ना तो कोई घुसा है और न ही हमारी कोई चौकी किसी दूसरे के कब्जे में है। सरेंडर मोदी वाले ट्वीट पर बोली बीजेपी, मर्यादा तोड़ रहे हैं राहुल गांधी। भारत चीन की सीमा विवाद पर तनाव को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के तेवर तल्ख हैं। वह लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर ट्विटर के जरिए हमला कर रहे हैं।
ताज़ा ट्वीट में उन्होंने पीएम मोदी को सरेंडर मोदी करार दिया है। राहुल गांधी ने जापान टाइम्स में छपे एक ओपिनियन पीस को शेयर करते हुए टिप्पणी की। बीजेपी ने इस ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं। कई बीजेपी नेताओं ने राहुल के इस ट्वीट को शर्मनाक करार दिया। वहीं हुसैन ने अपनी वीडियो में कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं, वह देश का अपमान कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहना ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, वैसी भाषा दुश्मन देश का नेता भी भारत के लिए नहीं बोल सकता। लेकिन शुरू से ही जब चाइना और इंडिया के बीच तनाव पैदा हुआ है, कोई दिन ऐसा नहीं है जब राहुल गांधी भारत और भारत के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करते। जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो इस देश की जनता कांग्रेस को कभी क्षमा नहीं करने वाली है। उत्तर भारत में तेज हवा बारिश से पारा गिरा। दिल्ली एनसीआर में मानसून आने तक होगी रुक रुक कर बारिश। दिल्ली एनसीआर बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पूरी रथ यात्रा को संबित पात्रा ने बताया ओडिशा का जीवन। रोक हटाने की मांग को लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर लगी सुप्रीम कोर्ट की रोक को हटवाने के लिए वहां पहले से दायर करीब दर्जन याचिकाओं के बाद ओडिशा के पुरी से पिछला लोकसभा चुनाव लड़ने वाले भाजपा नेता संबित पात्रा ने भी एक याचिका दायर की है। संबित पात्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि कोरोना टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट वाले 800 सेवादार के जरिए यात्रा निकालने की इजाजत मिले। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज यानी सोमवार को सुनवाई करेगी। याचिका दाखिल करने के बाद पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए आदेश में स्पष्टीकरण संशोधन के लिए आज मैंने आवेदन किया है और 23 जून को पुरी में निर्धारित श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पवित्र रथ यात्रा के लिए इजाजत देने की मांग की है। आशा करता हूं कि ईश्वर हमारी सभी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि वार्षिक रथ यात्रा ओडिशा की जनता के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं है। रथ यात्रा के बिना हम कुछ भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान जगन्नाथ हमें अपना आशीर्वाद देंगे। मैं उपवास करूंगा और पुरी के सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि वे भी उपवास रखें ताकि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत हो। सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। श्रीनगर में मारे गए 3 आतंकी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना और कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ज्वाइंट ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। रविवार सुबह से ही सेना और आतंकवादियों में मुठभेड़ जारी थी। सुरक्षा बलों ने सुबह ही एक आतंकी को शोपियां में मार गिराया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि घाटी में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि आतंकी देर रात श्रीनगर में छिपे थे। सुरक्षा बलों ने उन्हें धर दबोचने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया था। पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर क्षेत्र संजय कुमार ने बताया कि श्रीनगर जिले के जुनीमर के पौजवालपोरा इलाके में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। तीनों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। मारे गए आतंकी हाल ही में हुई बीएसएफ जवानों की हत्या में शामिल थे। दुश्मनों को एलएसी पर मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। जवानों को मिली कार्रवाई करने की पूरी छूट। गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान की शहादत के बाद सेना ने युद्ध के नियम में एक अहम बदलाव किया है। इसके तहत वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तैनात सभी कमांडरों को इस बात की पूरी आजादी दी गई है कि वे हालात को संभालने के लिए सामरिक स्तर पर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक एलएसी पर तैनात सभी कमांडर अब हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के नियम से बाध्य नहीं होंगे और उन्हें पूरा अधिकार होगा कि वे असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग करें। पूर्वी लद्दाख में भारतीय चीन सेनाओं के बीच गतिरोध कम करने के प्रयासों के बीच सोमवार को गलवान घाटी में 3 घंटे तक सेनाओं के बीच चले खूनी संघर्ष में भारतीय सेना के कमांडिंग अधिकारी कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारतीय सेना को बदलाव करना पड़ रहा है। सोमवार रात हुई इस झड़प में चीनी जवानों के मारे जाने की भी पुष्टि की गई है, लेकिन चीन की तरफ से यह नहीं बताया गया कि उसके कितने सैनिक हताहत हुए हैं।
देश में एक दिन में आए सर्वाधिक 15,413 नए केस, कुल मामले 4 लाख के हुए पार। देश में रविवार को एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमण के सर्वाधिक 15,413 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 4 लाख से अधिक हो गई है। वहीं 306 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 13,254 के पार पहुंच गई है। ये आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं। भारत में 8 दिन पहले संक्रमितों की संख्या 3 लाख थी, जो अब बढ़कर 4,10,461 हो गई है। इसके अगले 10 दिन में कुल मामलों की तादाद 3 लाख के पार हो गई थी। भारत में पिछले 4 दिन से हर दिन सामने आने वाले मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को सुबह 8 बजे तक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में 2,27,755 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,69,451 लोगों का उपचार चल रहा है। ठीक हो चुके लोगों की तादाद अब भी इलाज करा रहे लोगों की संख्या से 58,305 से अधिक है। बीते 24 घंटे के दौरान कुल 13,925 लोग ठीक हुए हैं। कुल मिलाकर करीब 55.48% मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। भारत में लगातार 10 दिन से संक्रमण के रोजाना 10,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। मुकेश अंबानी ने लहराया कामयाबी का परचम, हफ्ते भर में हासिल की 4 बड़ी उपलब्धियां। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के लिए बीता हफ्ता बेहद शानदार रहा। कोरोना की वजह से दुनिया भर में आर्थिक संकट के बीच मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी को 4 बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। पहली उपलब्धि में मुकेश अंबानी ने दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में जगह बना ली है। दरअसल पिछले 2 महीने में रिलायंस जियो की कुल 11 निवेश मिले हैं। ताज़ा वैश्विक निवेश और कंपनी के शेयर के भाव रिकॉर्ड उछाल से मुकेश अंबानी की संपत्ति तेजी से बढ़ी है। दूसरी बड़ी उपलब्धि में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में जबरदस्त उछाल के बाद रिलायंस देश की पहली 11 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी का शेयर 42% है। तीसरी उपलब्धि में मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को मार्च 2021 तक कर्जमुक्त कंपनी बनाने का ऐलान किया था। जियो प्लेटफॉर्म पर पिछले 2 महीने के अंदर 1.16 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ है। इसके अलावा कंपनी ने राइट इशू से 53,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है, जिससे कंपनी तय समय से 9 महीने पहले ही कर्जमुक्त हो गई है। चौथी उपलब्धि में रिलायंस समूह की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स देश में वैल्यू के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। जियो प्लेटफॉर्म्स अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाए तो वैल्यू के हिसाब से देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। शेयर बाजार में जियो के आगे सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे दिग्गज होंगे। बिहार में रिया चक्रवर्ती पर केस दर्ज, सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद पुलिस ने इस मामले में अपनी कार्रवाई तेज कर ली है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा क्या हुआ था कि सुशांत ने सुसाइड करने का फैसला लिया। इस बीच एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। सुशांत की इस करीबी दोस्त पर केस दर्ज किया गया है। केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उन्होंने सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाया था। जी हां, मुजफ्फरपुर के पताही के रहने वाले कुंदन कुमार ने रिया चक्रवर्ती पर ये बड़े आरोप लगाए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने शनिवार को CJM कोर्ट में अपनी याचिका भी दायर की है। मामले पर 24 जून को सुनवाई होने जा रही है। कुंदन कुमार के माने तो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का जमकर इस्तेमाल किया है। उनके मुताबिक रिया ने सुशांत को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया है। सिर्फ यही नहीं, कुंदन को यहाँ तक लगता है कि जब रिया का करियर सेट हो गया तब उन्होंने सुशांत को छोड़ दिया। वहीं कुंदन कुमार के वकील ने भी कुछ ऐसे ही बात बताई है। वो कहते हैं कि मेरे क्लाइंट सुशांत के बहुत बड़े फैन रहे हैं। सुसाइड के बाद से वे काफी परेशान हैं। उन्होंने IPC की धारा 306 और 420 के तहत मामला दर्ज करवाया है। सचिन तेंदुलकर के साथ नाइंसाफी पर अंपायर ने कहा, मुझसे गलती हो गई। ICC के पूर्व अंपायर स्टीव बकनर ने सचिन तेंदुलकर को इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार गलत आउट कर दिया था। इन किस्सों को आज भी याद किया जाता है।
स्टीव बकनर ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर साल 2003 में गाबा में खेले गए मैच को याद किया में उन्होंने सचिन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। बकनर ने अब कहा है कि जेसन गिलेस्पी की गेंद स्टंप के ऊपर से जा रही थी। उन्होंने वो मैच भी याद किया जिस 2005 में ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मैच में अब्दुल रज्जाक की गेंद पर सचिन को कैच आउट कर दिया था। बकनर ने बारबाडोस के मैसन एंड गेस्ट नाम के रेडियो कार्यक्रम में कहा, इनको 2 बार आउट दिया था, वो 2 गलतियां थी। मुझे नहीं लगता कि कोई अंपायर गलती करना चाहता है, ये उसके साथ रहती है और उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है। कोहली से पंगा लेने पर बोले वार्नर, भालू को छेड़ने का कोई मतलब नहीं। भले ही ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन डेविड वार्नर टीम इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट मैचों की आगामी टेस्ट सीरीज में खेलने को लेकर उत्सुक है। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 दिसंबर 2020 को 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। डेविड वार्नर हालांकि उस हाई प्रोफाइल सीरीज के दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली को उकसाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि विराट कोहली ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे छेड़ा जाए और भालू को छेड़ने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि अब भारत का बल्लेबाजी क्रम सर्वश्रेष्ठ है और हमारे गेंदबाज इसे निशाना बनाना चाहेंगे और भारतीय दर्शक इसे देखने को बेताब होंगे।